बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं 10th बोर्ड के लिए, मैट्रिक परीक्षा के लिए जो बिहार बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है मॉडल सेट पेपर साइंस का हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। और आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग डिस्कस करेंगे जो फिजिक्स के क्वेश्चंस हैं उसको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उनको हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे। मैंने 12th बोर्ड का वीडियो जो है काफ़ी पहले अपलोड कर दिया है, 2 दिन पहले ही अपलोड कर दिया था। हमारे 10th के छोटे छोटे बच्चे नाराज ना हो जाएं, है ना। इस बात को ध्यान में रखते हुए हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। चलिए, और ये तो ड्यूटी भी है हमारा, है ना, डिस्कस करने का। चलिए हम लोग तो शुरू हो जाते हैं, डिस्कशन पे आते हैं टाइम बिना गंवाए हुए। सबसे पहला क्वेश्चन है बच्चों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सबसे फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कि द फोकल लेंथ ऑफ विच मिरर इज निगेटिव, है ना। फोकल लेंथ किस मिरर का निगेटिव होता है। आपके पास ऑप्शन होंगे दिए गए इस क्वेश्चन में, प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर और नॉन ऑफ दिस, है ना। तो इसमें होगा बच्चों, आपके पास जो ऑप्शंस है ये है प्लेन मिरर, सेकंड है कॉनकेव मिरर, थर्ड वन इज कॉन्वेक्स मिरर और फोर्थ है नन ऑफ दिस। आपको पता होगा, है ना, प्लेन मिरर का तो इनफाइनाइट होता है, उसकी तो बात ही छोड़ करनी नहीं है ना। ये कॉनकेव मिरर है बच्चों और यह कॉन्वेक्स मिरर है ना। यह कॉनकेव है और यह क्या है, कॉन्वेक्स है ना। ये कॉनकेव और ये कॉन्वेक्स, है ना। तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है, ये देखिए, ये पोल हो गया और ये फोकस हो गया और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो कॉनकेव का जो फोकल लेंथ होता है क्या होता है, इन फ्रंट ऑफ द मिरर होता है ना। तो अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ है तो ऑब्जेक्ट से जो लाइट जाएगी वो इस तरफ जाएगी, है ना। और फोकल लेंथ मेजर करने के लिए हमको पोल से फोकस की तरफ आना पड़ेगा, मतलब इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में आना पड़ेगा, इसलिए इसका फोकल लेंथ क्या होता है, निगेटिव होता है। वहीं अगर कन्वेक्स की बात करें तो कन्वेक्स का फोकल लेंथ किधर होगा, इस साइड होगा, बिहाइंड द मिरर होगा। तो ऑब्जेक्ट तो हम लोग इस साइड ही रखेंगे ना, इमेज बनाना है तो इंसिडेंट रे का भी डायरेक्शन यही होगा और फोकल लेंथ मेजर करना है तो पोल से फोकस की तरफ जाना होगा, तो ये डायरेक्शन क्या हो गया, सेम हो गया। तो इसलिए फोकल लेंथ क्या हो जाएगा, इसका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। तो अगर बात आएगी कि किसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है तो कॉनकेव का, किसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है तो वो होता है कन्वेक्स का। चलिए आगे हम लोग आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। कहता है बच्चों, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ मिरर। एक मिरर के फोकल लेंथ और रेडियस ऑफ कर्वेचर में क्या रिलेशन होता है। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 दिया हुआ है, या ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है, एफ इजिकल्स टू आर। ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है बच्चों, एफ इजिकल्स टू आर बाई टू। ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है, एफ इजिकल्स टू टू आर। और ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, एफ इजिकल्स टू 3/2r। आप सबको पता है कि फोकल लेंथ जो होता है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है ना। रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल को ज्वाइन, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस। और फोकल लेंथ क्या होता है, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस, है ना। या आप कह सकते हैं पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर की दूरी, है ना, यह डिस्टेंस क्या कहलाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और पोल से फोकस का डिस्टेंस क्या कहलाएगा, फोकल लेंथ कहलाएगा। तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं और आर जो होता है बच्चों फोकल लेंथ का डबल होता है, दुगना होता है। तो एफ इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, r/2, है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, इसका ऑप्शन नंबर बी क्या है, सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की हम लोग बात करते हैं बच्चों कि द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ नॉर्मल आई इज। एक नॉर्मल आई का लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन क्या होता है, मतलब कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए आंख से किसी भी ऑब्जेक्ट की ताकि वो प्रॉपर तरीके से दिखाई दे। तो कम से कम जो दूरी होनी चाहिए, कम से कम जो डिस्टेंस होनी चाहिए वो 25 सेंटीमीटर का होना चाहिए नॉर्मल ह्यूमन आई के लिए, है ना। हालांकि ये एज के हिसाब से यह वेरी करता है। चाइल्डहुड में, बचपन में क्या होता है, थोड़ा और कम डिस्टेंस तक भी दिखाई दे सकता है, देता है ना, क्योंकि सिलियरी मसल्स क्या होते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग होते हैं, काफ़ी फ्लेक्सिबल होते हैं, है ना। ये डिटेल्स की थोड़ी बात हो गई। चलिए खैर आगे। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों, विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड्स लीस्ट व्हेन द लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म। जब एक लाइट प्रिज्म से पास होता है तो कौन सा लाइट जो है वह सबसे कम बेंड करता है। ऑप्शन है इसके वायोलेट, बी ब्लू है, सी रेड है और डी येलो है ना। आप लोग देखे होंगे डिस्पर्सन, जब आप पढ़े होंगे तो देखे होंगे कि ये प्रिज्म होता है, इससे व्हाइट लाइट पास करता है तो क्या होता है, ये इस तरीके से लाइट का डिस्पर्सन होता है। और इसमें सबसे ऊपर में रहता है रेड और सबसे नीचे में रहता है वायलेट। मतलब वायलेट का क्या होता है, सबसे ज्यादा बेंडिंग होता है और सबसे कम बेंडिंग किसका होता है बच्चों, रेड का। इसमें पूछ रहा है क्वेश्चन में कि
विच कलर ऑफ व्हाइट लाइट बेंड्स लिस्ट, है ना, सबसे कम जो बेंडिंग होता है किस कलर का होता है, व्हेन लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म, जब लाइट जो है प्रिज्म से पास करता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर होगा बच्चों, इसमें ऑप्शन नंबर होगा सी, रेड का सबसे कम बेंडिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है द इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ ह्यूमन आई इज, इमेज जो फॉर्म होता है रेटिना पर, ह्यूमन आई के रेटिना पर जो इमेज फॉर्म होता है वह कैसा होता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है वर्चुअल एंड इरेक्ट, ऑप्शन नंबर बी कहता है रियल एंड इन्वर्टेड, सी कहता है वर्चुअल एंड इन्वर्टेड, और डी कहता है बच्चों रियल एंड इरेक्ट। तो इसका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा, रियल एंड इन्वर्टेड। इमेज जो बनता है रेटिना पर वह कैसा होता है, रियल और इन्वर्टेड होता है, साथ ही साथ वह डिमिनिश्ड होता है, छोटा इमेज भी बनता है ना, जो कि फर्दर क्या होता है, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके नर्व, ऑप्टिक नर्व के थ्रू ब्रेन को जाता है, ब्रेन उसको क्या करता है, जो इन्वर्टेड रहता है उसको सीधा बनाता है ना, इरेक्ट बनाता है, और उसको और मैग्नीफाई थोड़ा करता है, थोड़ा बड़ा बनाता है, उसको दिखाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 6, द कलर ऑफ अ स्काई अपीयर्स ब्लू, कलर जो स्काई का है, आसमान का जो कलर है वह ब्लू होता है, क्यों होता है। ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए ऑप्शन है ड्यू टू रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्लेक्शन की वजह से। ऑप्शन नंबर बी है बच्चों ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट के स्कैटरिंग की वजह से। ऑप्शन नंबर सी है ड्यू टू रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, लाइट के रिफ्रैक्शन की वजह से। और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो लाइट का जो कलर ब्लू होता है वो स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से होता है ना, ब्लू लाइट का स्कैटरिंग जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ब्लू लाइट जो है वो काफी फैल जाता है आसमान में, और इसलिए आसमान का रंग हमें क्या दिखाई देता है, ब्लू दिखाई देता है। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं बच्चों, विच मिरर मेक्स अ लार्ज इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, इनमें से कौन सा मिरर ऐसा है जो ऑब्जेक्ट का लार्ज इमेज बनाता है, मतलब इमेज जो बनता है वो इनलार्ज बनता है ना। और ऑप्शन से ऑप्शन है इसके प्लेन मिरर, नहीं प्लेन मिरर तो सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज बनाता है ना, उसका जो प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज का फॉर्मेशन होता है उसका जो साइज होता है वो ऑब्जेक्ट के साइज के इक्वल होता है। बी कहता है कॉनकेव मिरर, ये कॉनकेव मिरर बड़ा बनाता है ना, कॉनकेव मिरर जो है वह इमेज बड़ा बनाता है ना। अब ये डिपेंड करता है कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हुआ है, पोजीशन पर भी डिपेंड करता है, क्योंकि कॉनकेव मिरर ही एक ऐसा मिरर है जो हर तरह का इमेज फॉर्मेशन करता है, रियल भी, वर्चुअल भी, बड़ा भी, छोटा भी और सेम साइज भी, है ना। ये डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखा हुआ है। कन्वेक्स मिरर नहीं, कन्वेक्स मिरर तो हमेशा डिमिनिश्ड इमेज फॉर्म करेगा, वो बड़ा तो कभी कर ही नहीं सकता है। और नन ऑफ दिस, है ना, तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कॉनकेव मिरर। क्वेश्चन नंबर 8 पर आते हैं बच्चों हम लोग, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेंस इज यूज टू करेक्ट शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस को सही करने के लिए, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करने के लिए, या मायोपिया इसे कह सकते हैं, मायोपिया को सही करने के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर ए है कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर बी है प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्शन नंबर सी है कॉनकेव लेंस, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों नन ऑफ दिस, है ना। तो इसका सही जवाब कॉनकेव लेंस है, मायोपिया ठीक करने के लिए, मायोपिया को सही करने के लिए, या नियर साइटेडनेस को सही करने के लिए, या शॉर्ट साइटेडनेस, ये तीनों एक ही का नाम है ना, उसको सही करने के लिए हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि लाइट को थोड़ा और ज्यादा दूर पर, क्योंकि क्योंकि मायोपिया में क्या होता है या शॉर्ट साइटेडनेस में क्या होता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है, इमेज का जो फॉर्मेशन होता है बच्चों, जैसे ये आई है तो ये आई है, तो इमेज का जो फॉर्मेशन होता है वह थोड़ा पहले ही हो जाता है। मायोपिया में क्या होता है, दूर वाली चीजें दिखाई नहीं देती हैं, है ना। तो इसमें क्या होता है, थोड़ा पहले ही इसका कन्वर्जन हो जाता है, लाइट का कन्वर्जन पहले हो जाता है ना। तो एक कॉनकेव लेंस लगाने से क्या हो जाता है, कॉनकेव लेंस लगाएंगे तो ये जो लाइट पैरेलल आ रही है दूर से वो क्या हो जाएंगी, ये क्या हो जाएगा बच्चों, थोड़ा डाइवर्ज कर जाएगा, डाइवर्ज करके ये थोड़ा और इधर बन गया, डाइवर्ज करके क्या होगा, अब जा करके यह रेटिना पर कट जाएगा, है ना, रेटिना पर इंटरसेक्शन होगा तो ये दिखाई देना शुरू हो जाएगा। तो मायोपिया में हम लोग कॉनकेव लेंस का यूज करते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट डिटेक्ट्स द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इनमें से कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर नहीं, डिटेक्ट करता है। ऑप्शन नंबर ए बच्चों गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन नंबर बी है मोटर, ऑप्शन नंबर सी है जेनरेटर, और ऑप्शन नंबर डी है वोल्ट मीटर, है ना। तो आपको पता है कि ऑप्शन नंबर ए से इसका सही जवाब है, गैल्वेनोमीटर जो है वह करंट को डिटेक्ट करता है, वह करंट की पहचान करता है किसी भी सर्किट में। क्वेश्चन नंबर 10, हु स्टेटेड द राइट हैंड थंब रूल, है ना, किसने राइट हैंड थंब रूल दिया था। ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर ए ओरस्टेड, ऑप्शन नंबर बी फ्लेमिंग, ऑप्शन नंबर सी आइंस्टीन और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों मैक्सवेल, है ना। ये बड़ा कंफ्यूज करते हैं बच्चे इस क्वेश्चन में। कई बार बच्चे जो है वो फ्लेमिंग सही जवाब बता देते हैं, जबकि फ्लेमिंग का राइट हैंड थंब रूल नहीं था। फ्लेमिंग का है बच्चों राइट हैंड रूल और फ्लेमिंग का है लेफ्ट हैंड रूल, है ना, जिसमें हम लोग लेफ्ट हैंड रूल से डायरेक्शन ऑफ फोर्स पता करते हैं, मैग्नेटिक फोर्स जो लगता है उसका हम लोग डायरेक्शन पता करते हैं, और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट पता करते हैं, जबकि मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल से हम लोग डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड पता करते हैं। क्लियर बात है। तो ये मैक्सवेल सही जवाब है इसका, मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा, है ना, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, थंब को करंट के डायरेक्शन में रखते हैं और बाकी का हमारा जो राइट हैंड के फिंगर्स हैं वो कर्ल करते हैं जिस डायरेक्शन में, वही डायरेक्शन क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होता है। तो ये मैक्सवेल्स राइट हैंड थंब रूल है। क्वेश्चन नंबर 11, द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, पोटेंशियल डिफरेंस का एसआई यूनिट क्या है बच्चों, ये सबको पता है। ऑप्शन नंबर ए है वोल्ट, ऑप्शन नंबर बी है ओम, ऑप्शन नंबर सी है एम्पियर और ऑप्शन नंबर डी है कूलम। इसका सही जवाब वोल्ट होगा। पोटेंशियल डिफरेंस का जो एसआई यूनिट है बच्चों वो वोल्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ रेसिस्टेंस इंक्रीजेज। आप सबको पता है कि अगर हम दो रेसिस्टेंसेस को, दो या दो से ज्यादा रेसिस्टेंस को अगर हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, है ना, ये मान लीजिए दो रेसिस्टेंस है, ये R1 है और ये R2 है, सीरीज में है, तो R इक्विवेलेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा बच्चों, R1 प्लस R2 होगा। मतलब ये रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, है ना, ये R1 से भी बड़ा है और R2 से भी बड़ा है ना। जबकि इन्हीं दोनों को अगर हम पैरेलल में कनेक्ट करते हैं, तो R1 और R2 को अगर हम पैरेलल में करते हैं तो जो R इक्विवेलेंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, R1 इंटू R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू जो होगा वो R1 से भी छोटा होगा और R2 से भी छोटा होगा, है ना, इसमें छोटे से भी छोटा होता है। तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। पैरेलल में हम कनेक्ट करेंगे तो रेसिस्टेंस का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों, घट जाएगा। चलिए थोड़ा बोर्ड साफ कर लेते हैं ताकि आगे भी हम लोग इसका जो ऑप्शन है वो दिया हुआ था सीरीज, ऑप्शन नंबर ए था बच्चों सीरीज, ऑप्शन नंबर बी था पैरेलल, ऑप्शन नंबर सी था बोथ सीरीज एंड पैरेलल और ऑप्शन नंबर डी था नन ऑफ दिस। इसका सही जवाब क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। इस सीरीज में हम रेसिस्टेंस को ऐड करेंगे तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो डिक्रीज कर जाएगा, बढ़ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कहाँ गया, ऐसा यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, हाँ ओके। क्वेश्चन नंबर 13, नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स इज, है ना, नेचर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स का नेचर कैसा होता है। ऑप्शन दिया हुआ है बच्चों इमेजिनरी, ऑप्शन नंबर बी रियल, ऑप्शन नंबर सी बोथ रियल एंड इमेजिनरी और ऑप्शन नंबर डी है नन ऑफ दिस। तो ये इमेजिनरी होता है ना। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होते हैं बच्चों, आपने देखा मैग्नेट के अराउंड, आपने देखा मैग्नेट आता है घर में या फिर आप लोग देखे हैं कहीं पे भी, तो उसमें देखे हैं क्या कि मैग्नेट के बाहर ऐसे ऐसे लाइन निकला हुआ है ना, ऐसा नहीं होता है। ऐसा ये इमेजिनरी है, ये हम लोग इमेजिन करते हैं, तो ये क्या होगा, इमेजिनरी होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। 14, क्वेश्चन नंबर 14 है बच्चों, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू, 1 किलोवाट आवर होगा वो किसके इक्वल होगा, है ना। 1 किलोवाट आवर एनर्जी का ये एक यूनिट है। 1 किलोवाट आवर, इसको हम लोग KWH बोलते हैं। तो 1 किलोवाट आवर बराबर, ये कॉमर्शियल यूनिट है बच्चों, एनर्जी का एक कॉमर्शियल यूनिट है। इसको अगर हम ऐसा यूनिट में, चूंकि जूल में ऑप्शन दिया हुआ है, तो अगर हम इसको ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे, जूल क्या है, एनर्जी का ऐसा यूनिट है, तो हम लोग इन सबको अगर हम ऐसा यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 किलोवाट इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 1000 वाट हो जाएगा, और आवर इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 3600 सेकेंड्स हो जाएगा, है ना। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल्स टू हो जाएगा 1000 वाट इंटू 3600 सेकेंड्स। मतलब ये हो जाएगा बच्चों वाट इंटू सेकेंड, मतलब पावर इंटू टाइम, ये क्या हो जाएगा, जूल हो जाएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 36 इंटू 10 टू दी पावर 5 जूल हो जाएगा। अब ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए कहता है 0.36 इंटू 10 टू दी पावर 10 जूल। ऑप्शन नंबर बी कहता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 जूल। ऑप्शन नंबर सी कहता है 3.6 इंटू 10 टू दी पावर 6 जूल और ऑप्शन नंबर डी कहता है नन ऑफ दिस।
इसका थर्ड नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, इसका सही जवाब होगा 3.6 इंटू 10⁶ जो है ना, ये 36 इंटू 10⁵ है। अगर 3.6 करेंगे इसको तो एक 10 और बढ़ जाएगा, तो ये वाला इसका सही जवाब हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द सोर्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, यानी रिन्यूएबल जो एनर्जी है उसका सोर्स क्या है। ऑप्शन नंबर ए न्यूक्लियर एनर्जी, ऑप्शन नंबर बी सोलर एनर्जी, ऑप्शन नंबर सी कोल एनर्जी, एंड ऑप्शन नंबर डी कहता है बच्चों नेचुरल गैस एनर्जी। इसका सही जवाब होगा सोलर एनर्जी। जितने भी रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं, है ना, चाहे वो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी हो जाए, चाहे कोई और हो जाए, जितने भी सोर्स ऑफ एनर्जी हैं जो रिन्यूएबल हैं, उनका अल्टीमेट सोर्स जो है वो क्या है, सन है ना, मतलब सोलर एनर्जी है। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 16, विच लेंस इज ऑल्सो नोन एज डाइवर्जिंग लेंस, है ना, सबको पता है डाइवर्जिंग लेंस, कनकेव लेंस को हम लोग डाइवर्जिंग लेंस कहते हैं, है ना। कनकेव लेंस, देखिए समझिए इसको, ये कॉनकेव लेंस है ना, इससे जब लाइट इस तरह से जाता है तो ये क्या करता है, ये इसको डाइवर्ज कर देता है ना, ये इसको डाइवर्ज कर देता है, इस तरीके से डाइवर्ज कर देता है, इसलिए इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस भी पड़ा है ना। वही कनकेव लेंस अगर होता, सॉरी कन्वेक्स लेंस अगर होता, तो कन्वेक्स लेंस क्या करता, अगर इससे लाइट जाता तो ये क्या करता, ये सबको एक जगह पे कन्वर्ज करा देता है, तो इसका नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। इसका नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। तो इसका कॉनकेव लेंस सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 17 बच्चों, विच इज द प्राइमरी कलर ऑफ लाइट। प्राइमरी कलर ऑफ लाइट जो होता है वो रेड, ब्लू और ग्रीन होता है, तीनों, है ना। तो ऑप्शन नंबर ए, बी और सी तीनों सही है, तो मतलब रेड, ब्लू और ग्रीन। तो ऑप्शन नंबर डी कहता है ऑल ऑफ दिस, तो ये ऑल ऑफ दिस इसका सही जवाब होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ आई इज कलर्ड। आई का कौन सा पार्ट कलर्ड होता है, तो आप सबको पता होना चाहिए कि आई का जो आइरिस है वह एक कलर्ड पार्ट होता है। ऑप्शन में दिया हुआ बच्चों कॉर्निया, बी प्यूपिल, सी रेटिना और डी आइरिस। तो आइरिस इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, आइरिस जो है वो कलर्ड पार्ट है। 1 HP बराबर है ना, मतलब 1 HP इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू 1 HP इज इक्वल टू होता है बच्चों, वाट में पूछ रहा है, तो आप सबको पता होना चाहिए 1 HP इज इक्वल टू होता है 746 वाट, है ना, 746 वाट। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 20, मैग्नीफाइंग ग्लास इज, है ना, मैग्नीफाइंग, मैग्नीफाई कहने का मतलब जो मैग्नीफाई करे, है ना, जो थोड़ा मैग्नीफाई करके, जो ऑब्जेक्ट को थोड़ा बड़ा करके दिखाए, है ना। तो ये है बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लास क्या होगा, कन्वेक्स लेंस होगा, है ना। कन्वेक्स लेंस को हम लोग एज ए मैग्नीफायर भी यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप में भी यूज करते हैं, है ना। वो कन्वेक्स लेंस, ये सिंपल माइक्रोस्कोप जो है वो क्या है, बेसिकली कन्वेक्स लेंस ही है। तो कन्वेक्स लेंस क्या होगा, इसका मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग इसको कहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 20 का ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 21, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टिंग वायर देन मूविंग पार्टिकल इज, है ना, कंडक्टिंग, जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है किसी भी कंडक्टिंग वायर से, तो वहां पर जो मूविंग चार्जेज हैं या मूविंग पार्टिकल है वो क्या है। ऑप्शन नंबर ए है बच्चों एटम, ऑप्शन नंबर बी आयन, ऑप्शन नंबर 3 प्रोटॉन और ऑप्शन नंबर डी जो है वो है इलेक्ट्रॉन। तो आप सबको पता है कि कंडक्टर में, हमारे कंडक्टर जो मेटालिक कंडक्टर्स हैं उसमें करंट फ्लो कर रहा है, वो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ना, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे हैं, उसकी वजह से ये है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। एम्पियर आवर इज यूनिट ऑफ, एम्पियर आवर, है ना, एम्पियर आवर किसका यूनिट है, इसका ऑप्शन जो है बच्चों वो है, ऑप्शन है पावर का, ऑप्शन नंबर बी जो है बच्चों है चार्ज का, ऑप्शन नंबर सी जो है वो है एनर्जी का, और ऑप्शन नंबर डी है बच्चों ये है नॉन ऑफ दिस। तो देखिए एम्पियर आवर, एम्पियर आवर, है ना, एम्पियर इन आवर, है ना, इसमें का मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, करेंट, करेंट और टाइम, है ना, करेंट टाइम। तो करेंट क्या होता है, करेंट होता है Q बाई टी, चार्ज बाई टाइम इनटू टाइम। तो T से T क्या होगा, कैंसिल, मतलब ये किसका यूनिट हो जाएगा बच्चों, चार्ज का यूनिट हो गया। Q क्या है, चार्ज है, तो यूनिट किसका हो गया, चार्ज का। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज इक्वल टू वाट, है ना, इनमें से कौन सा यूनिट जो है वो वाट के इक्वल होगा, है ना। तो वाट के इक्वल, वाट कहने का मतलब क्या हो गया बच्चों, देखिए इस तरह के क्वेश्चंस में आपको कई बार आपको एकदम बेसिक से चलना होगा, है ना, थोड़ा दिमाग यूनिट एंड डायमेंशन वाला लगाना होगा। देखिए
कहता है कि ऑप्शन से चलिए, ऑप्शन नंबर ए कहता है जूल बाई सेकेंड, है ना। तो जूल बाई सेकेंड का मतलब क्या होता है बच्चों, जूल बाई सेकेंड का मतलब क्या हो गया, वर्क बाई टाइम, है ना। तो वर्क बाई टाइम बराबर क्या होता है, ये पावर तो होता है ना। वर्क डन बाई टाइम क्या होता है, पावर होता है। तो ये कहता है कि वाट के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा, दोनों ऐसा यूनिट है, वर्क डन का भी ऐसा यूनिट जूल है और टाइम का ऐसा यूनिट सेकेंड यहाँ पे दिया हुआ है, तो पावर का ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा, वाट हो जाएगा। तो ये ए ऑप्शन इसका सही जवाब है। बाकी का बी आप देख लीजिएगा, तो जूल इंटू सेकेंड हो जाएगा, तो ये वर्क इंटू टाइम हो जाएगा, है ना। ये वाट के बराबर कभी नहीं हो सकता है। ये हो जाएगा एस मतलब सेकेंड, सेकेंड बाई जूल मतलब टाइम बाई वर्क हो जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, ये भी गलत है। और डी ऑप्शन दिया है नन ऑफ दिस, तो होगा नहीं। आगे बच्चों बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 की। द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट इज, इलेक्ट्रिकल करंट का यूनिट क्या है। ऑप्शन कहता है एम्पियर, ऑप्शन बी कहता है वोल्ट, ऑप्शन सी कहता है ओम और ऑप्शन डी कहता है वाट। तो इलेक्ट्रिकल करंट का ऐसा यूनिट क्या है, एम्पियर है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब है। तो ये थे फिजिक्स के क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस कर चुके, और आप लोग आगे पढ़ते रहिए, तैयारी करते रहिए। मिलते हैं हम लोग फिर से नए वीडियो में। ओके, थैंक यू।